औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum first year. Hope you all fine. In the last lecture we have studied about Newton laws. न्यूटन लॉज से पहले कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने नाइन्थ में स्टडी की है, और उससे पहले कुछ ग्राफिकल मेथड है वो इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बोर्ड का बहुत काम है। बोर्ड के जरिए आपको अच्छी तरह समझ आएगी, यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ नहीं आने वाली। So today we are going to study next topic, that is linear momentum, or just we can call it momentum. जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो आप ये नोटिस करो कि जब आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपको आप पे कुछ फोर्स लगा। मीन कोई बंदा दौड़ रहा है, आप उसको रोक रहे हो तो वो आप पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसी तरह कोई गाड़ी मूव कर रही है और आप उस पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी एज ए रिजल्ट आप पे फोर्स लगाएगा। आप उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप पे एक फोर्स लगाएगा। और ये उस मूवमेंट ऑब्जेक्ट की एक खास प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, वो उस बंदे पे या उस चीज पे फोर्स लगाता है जो उसको स्टॉप करना चाहिए। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को क्वांटिटी ऑफ मोशन का नाम दिया। क्या नाम दिया था न्यूटन ने इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ ए मोशन in a moving object or in an object. Nowadays this is called linear momentum. अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको अब लीनियर मोमेंटम कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। छोटा सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई चीज मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करेगी तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ये एक खास प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की। और इसी प्रॉपर्टी को न्यूटन ने नाम दिया था क्वांटिटी ऑफ मोशन, एंड दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन नाउ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन यू करते हैं दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसका प्रोडक्ट है? ये सामने लिखा हुआ भी है। लीनियर मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज p is equal to mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मीन आप देख सकते हो p जो है ये p मोमेंटम को शो कर रहा है, m मास को शो कर रहा है, v वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये p डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। जितनी ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना उसका ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। आपने ये नोटिस किए भी होगा, कोई तेज ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को जब आप स्टॉप करना चाहते हो तो वो आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, या जिसका मास ज्यादा हो वो मूव कर रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो वो भी आप पे फोर्स ज्यादा लगा रहा है। तो वही तो है मोमेंटम, जो जिसको न्यूटन ने नाम दिया था क्वांटिटी ऑफ ए मोशन। अब देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। किस मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होती है। और जैसे कि मास की यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम के ऐसे यूनिट क्या है? केजी, मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। तो एक छोटा सा टॉपिक था मोमेंटम का, इसके साथ और बहुत चीजें रिलेटेड है, जैसे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने जो लॉ दिया था, दैट वाज expressed in the term of mass and acceleration. Mathematically that was F is equal to ma। मैथमेटिकली किसके बराबर था? ma। अब ये देखो, इस स्लाइड पे भी लिखा है सामने that momentum was deemed so important that it was called the quantity of motion. Newton actually stated his second law of motion in term of momentum. Actually जो उसका लॉ था वो in term of momentum था, और वो लॉ क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कहाँ से निकालिए? अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, नाइन्थ में पढ़ी थी,
इस बुक में भी है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। यहाँ से वी आई इस तरफ आ जाएगा और टी को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, ये टी इन दोनों पे डिवाइड है। तो वी एफ माइनस वी आई, ए किसके बराबर आया? ए की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब इसी में पुट कर लेते हैं, एफ नेट में, नेट फोर्स में, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम, एम और साथ में ये वैल्यू डाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू। जब एम और साथ में ये वाली वैल्यू आप डाल पुट करोगे तो ये एम अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा एम वी एफ, एम वी इंटू एफ माइनस एम वी इंटू आई। ये इक्वेशन बन जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम, इसके नीचे भी टाइम आ जाएगा और एज वेल इसके नीचे भी टाइम आ जाएगा, डेल टी, इसके नीचे भी टाइम। एम वी एफ किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर है। एम वी मोमेंटम के बराबर है। पी एफ फाइनल मोमेंटम का नाम दे देते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, और माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम, वेलोसिटी इनिशियल है तो हम मोमेंटम को इनिशियल का नाम देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या? डेल टी। अब पी एफ माइनस पी आई दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम यूं लिख सकते हैं डेल पी डिवाइडेड बाय टी। दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम और सेकंड लॉ ऐसा कहते हैं, जो कि बराबर है एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब इस इक्वेशन से क्या हमें मिला? दिस इक्वेशन शोज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सामने देखें इस इक्वेशन को, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम और पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Our next thing is impulse and change in momentum। देखते हैं impulse और change in momentum क्या है। impulse means sudden change जो आती है, that is known as impulse। इसको हम क्या कहते हैं? अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें बॉडी की मोमेंटम सडनली चेंज हो जाती है। जैसे कोई बॉलर बॉल करवा रहा है, जैसे ही वो बॉल करवा रहा है बैट्समैन उसको हिट करता है तो उस बॉल के मोमेंटम में सडन चेंज आ जाती है, इस सडन चेंज को हम इंपल्स कहते हैं। जैसे दो गाड़ियां टकराती है, जैसे बॉल टकराता है बैट के साथ या फिर हम हथौड़ी के साथ नील को मारते हैं, तो वो भी जो चेंज आ रहा है इसको हम इंपल्स कहते हैं। अब इसमें देखो, इस इंपल्स में ये जो फोर्स लग रही है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रही है, इसका ड्यूरेशन बहुत ही स्मॉल होता है। अब बेल और बाल जो आपस में टकराते हैं कितने टाइम के लिए टकराएंगे? चले खुद ही सोच लें, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। अब जब आप हथौड़े के साथ मारते हैं कील को, कितने टाइम के लिए वो टकराते हैं? या फिर जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो कितने टाइम के लिए टकराती है? तो मोमेंटम में एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज आता है, लार्ज चेंज आ जाता है, एक्सट्रीमली लार्ज चेंज आता है, कांस्टेंट नहीं होता वो चेंज, वो चेंज वेरी करता है, वो उसकी लिमिट वाइड हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। दिस चेंज इन मोमेंटम, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये जो चेंज आया बहुत ज्यादा आया मोमेंटम में, इसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? चले एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो जैसे ही बॉल और बॉल फेंकता है तो बैट क्या करता है? उसको हिट करता है। अब उस पे जो फोर्स लग रही है वो एकदम से वेरी कर रही है, इंस्टेंट इंस्टेंट, लम्हा बलम्हा, थोड़ी थोड़ी देर में उस पे वो फोर्स क्या हो रही है? बढ़ रही है।
ऐसे केसेस में we deal with the product of force and time, and this product of force and time is known as impulse. इसको हम impulse कहते हैं। फोर्स का जो बेड पे फोर्स लग रही है, लेट दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू एम ए आर। F इज इक्वल टू एम ए किसके बराबर है? एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई, ये जो दो, ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू एम डॉट डेल वी डिवाइड बाई टी, इस दोनों को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड कर ले, सॉरी मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ तो टी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? एफ डॉट टी इज इक्वल टू एम डॉट डेल वी, एंड दैट इज इम्पल्स। ये 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 वाली टर्म जो है एफ डॉट डेल टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? डॉट नहीं, क्रॉस है, सॉरी यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ, तब इसको हम कहते हैं जी इम्पल्स कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फर्दर आप अपने बुक में देख लें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, सडन चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं, जो कि मैथमेटिकली इक्वल है एफ इंटू डेल टी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन हमारे पास आई है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कोलिजन। दो प्रिंसिपल को ये रिप्रेजेंट करती है। वन इज क्वांटिटी फोर्स, टाइम इज नोन एज इम्पल्स। ये जो क्वांटिटी फोर्स और टाइम हमारे पास आया है, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इम्पल्स। एंड सिंस द क्वांटिटी m डॉट v इज मोमेंटम, दो क्वांटिटी आई है ना हमारे पास, एक तरफ इम्पल्स आया, दूसरी तरफ हमारे पास मोमेंटम आया, thus the quantity m dot del v must be the change in momentum। तो m डॉट डेल वी आया है, that must be the, वो मोमेंटम में चेंज होगा। So the equation really says that impulse is equal to change in input momentum। तो ये इक्वेशन जो आई है, ये क्या है? इस तरफ मैंने बता दिया, ये इम्पल्स है और ये चेंज इन मोमेंटम है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज, या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, या सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो आज आइसोलेटेड सिस्टम को 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, मैं फिर डिफाइन कर लेता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम, ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी और ए सेट ऑफ बॉडी whose constituent can interact with one another but no external agency exert a force on the system। मैंने तो सिंपली आपको बता दिया है, एक ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल जितनी भी फोर्सेज है दैट इज जीरो, मीन उसके पार्टिकल जो है उस सिस्टम के, वो एक दूसरे का साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सिस्टम के वॉल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जितनी भी उस पे फोर्सेस लग रही है उसका रिजल्ट उस पे जीरो होगा। मीन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी मस्ट बी जीरो। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जैसे गैस सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में देखिए गैस पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और वो उस गैस के उस सिलेंडर के वॉल के साथ भी इंटरेक्ट करती है जो उस सिलेंडर में होते हैं, लेकिन बाहर से अगर आप उसको लाते मारे तो उसके पार्टिकल पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ एक हम एग्जांपल देते हैं कि गैस सिलेंडर एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स में आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं, ये एक थ्योरेटिकल सिस्टम है, रियल में ऐसा नहीं पाया जाता। अगर आप उसी गैस सिलेंडर को हीट अप कर ले तो क्या होगा? वो फट जाएगा, मतलब बाहर की एजेंसी उस पे फोर्स लगा रही है, तभी उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज हो गई और वो गैस सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हो गया।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जब दो पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे, दो मासेस इंटरेक्ट करेंगे, उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होगा। आगे समझ, मतलब कोलिजन उनका चेंज, मोमेंटम उनका चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड भी मीन कांस्टेंट होगा। लेट अस कंसिडर, तो हम के लेते हैं, एक पार्टिकल है, वो आपस में, दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, उनका इनिशियल मोमेंटम पी आई है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसके बराबर होना चाहिए, पी एफ का बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पी आई को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी एफ, पी आई उस तरफ चला गया, माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाएगा। या हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? जीरो हुआ, मतलब कांस्टेंट हुआ, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। नाउ दिस लास्ट स्टेट दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए सिस्टम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ना लगे, द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, तो उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। शर्त यह है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। Thank you for your attention. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.